वो लांच को इस तरह वहां से निकाल कर ले गया था कि ये शुभ अभी ना हो सके वो फरार की कोशिश कर रही है। दूसरी लांच करीब होती जा रही थी। वो इस दायरे की सूरत में आगे बढ़ रही थी। उसका अंदाज ऐसा था जैसे सामने से उस लांच का रास्ता रोकना चाहती हो। लांच पर भारी मशीन गन में नस्म थी और जवान बड़े अलर्ट होके उन मशीन गनों के साथ खड़े थे, जैसे अपने ऑफिसर का हुक्म मिलते ही फायर खोल देंगे। कुछ जवान सब मशीन गन संभाले खड़े थे। कासिम ने अपनी लांच की रफ्तार कम कर दी और बिलाकर वो रुक गई। दूसरी लांच भी उनके बराबर आकर रुक चुकी थी। वो जवान रेलिंग पर चढ़कर उनकी लांच पर कूद आए। ओहो, ये कासिम है, एक जवान ने कासिम की तरफ देखते हुए कहा, जो व्हील कैबिन से निकलकर उनकी तरफ आ रहा था। कासिम ने आगे बढ़कर बड़े पुरतपाक अंदाज से उनसे हाथ मिलाया। एक दूसरे को शिनाख्त कर लेना कोई नई बात नहीं थी। समंदर में एक दूसरे से आमना सामना होता ही रहता है। दो और आदमी भी लांच पर आ गए। उनमें से एक ऑफिसर था। उसने भी कासिम को पहचान लिया। इस मर्तबा तुम जल्दी समंदर में वापस आ गए, ऑफिसर ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। अभी 3-4 दिन पहले तो तुम साहिल पर गए थे। मौसम अच्छा है, हमने सोचा क्यों न एक लंबा फेरा लगा लिया जाए। आप जानते हैं फिर तो बरसात का मौसम शुरू होने वाला है। कासिम ने कहा। लंबा चक्कर? ऑफिसर ने उसे घूरा। वाकई कोई लंबा चक्कर तो नहीं चला रहे? नहीं साहब, आप जानते हैं मैं ऐसे धंधों में नहीं पड़ता जिसमें कोई इज्जत भी ना रहे, कासिम ने जवाब दिया। कितने आदमी हैं तुम्हारे साथ? ऑफिसर ने पूछा। हम टोटल 7 हैं जी, इसमें मेरी घरवाली भी शामिल है, कासिम ने जवाब दिया। फिर कासिम ने कहा, जा वेक वो चाय बना रही है या उसने गाय के पाए चढ़ा रखे हैं, चाय लाकर पिलाओ मेहमानों को। नबी बख्श इंजन वाले कैबिन में पिछली तरफ चला गया। ऑफिसर अरसे पर मौजूद आदमियों को घूर रहा था। फिर वो चारे के करीब आकर रुक गया, जो इंजन वाले कैबिन के दरवाजे से तेग लगाए खड़ा था। उसके हाथ में एक कपड़ा था जिस पर तेल वगैरह के डब्बे लगे हुए थे। कप्तान साहब, कासिम जल्दी से उनके करीब आ गया। ये अपना मिस्त्री अब्दुल रहीम इंजन कुछ परेशान करने लगा था, इसलिए मैंने इस मर्तबा इसे भी साथ ले लिया। ऑफिसर गहरी नजरों से शारक की तरफ देख रहा था। शारक के दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी, लेकिन उसने अपने चेहरे से किसी किस्म के तासरात का इजहार नहीं होने दिया था। ठीक उसी लम्हे नबी बख्श प्लास्टिक की एक प्लेट में 4 मगे रखे हुए आ गया। प्लास्टिक के मग्गे खासी इस्तेमाल शुदा लग रहे थे। चाय पियो कप्तान साहब, कासिम ने एक मग्गा उठाकर कप्तान की तरफ बढ़ा दिया। मैं चाय नहीं पीऊंगा, अलबत्ता तुम्हारी लांच चेक करना चाहता हूँ, ऑफिसर ने जवाब दिया। जरूर जी, आप अपनी ड्यूटी पूरी कीजिए, कासिम ने कहा और चाय का मग्गा शारक की तरफ बढ़ा दिया। शारक मग्गा लेकर हल्की हल्की चुस्कियां लेने लगा। ऑफिसर ने अपने जवानों को इशारा किया, वो लांच में फैल गए। ऑफिसर इंजन वाले कैबिन के ऊपर से घूमकर दूसरी तरफ आ गया। कासिम भी उसके साथ था। समीना चूल्हे के सामने बैठी हुई थी। उसने चादर इस तरह ओढ़ रखी थी कि हाथ तक छुप कर रह गए थे। ये मेरी घरवाली है जी। पुष्ट पर कासिम की आवाज सुनकर समीना का दिल उछल कर हल्क में आ गया। उसके साथ ही उसका खून खोल उठा। कमबख्त किसके सामने अपनी बीवी बता रहा था, लेकिन अगले ही खौफ गुस्से पर गालिब आ गया। कासिम के साथ यकीनन कोई सिक्योरिटी ऑफिसर था। अगर उसे जरा सा भी शुबा हो गया कि ये औरत इसकी घरवाली नहीं, तो वो सब लोग कानून के शिकंजे में इस तरह कसे जाएंगे कि निजात की कोई राह नजर नहीं आएगी। तकरीबन 1.5 घंटे तक तलाशी का सिलसिला जारी रहा। सिक्योरिटी के जवान मुतमईन थे कि लांच पर कोई ऐसी चीज नहीं जिसे गैर कानूनी कहा जा सके। अलबत्ता उन्होंने इस पहलू पर ध्यान ही नहीं दिया था कि लांच के अरसे पर 4 अफराद का वजूद ही गैर कानूनी था। सिक्योरिटी ऑफिसर और तमाम जवान अपनी लांच पर चले गए। वो लांच हरकत में आकर आहिस्ता आहिस्ता दूर हटने लगी, जबकि उनकी लांच वहीं खड़ी रही। वो लोग अरसे पर इस तरह चलते फिरते रहे जैसे काम में मसरूफ हो। तकरीबन 1 घंटे बाद सिक्योरिटी की लांच निगाहों से ओझल हो चुकी थी। कासिम ने अपनी लांच का इंजन स्टार्ट कर दिया और उसे हरकत में ले आया। धूप तेज हो गई थी। तेज हवा होने के बावजूद धूप की तपश से उनके दिमाग पीले पीले होने लगे थे। अभी तो दिन की इब्तदा हुई थी। शारक का ख्याल था कि अगर गर्मी बढ़ती रही तो दोपहर के वक्त ये लोग पागल हो जाएंगे। इन्होंने भी सिर्फ चाय ही पी थी। दाश्त के लिए बंद खुराक के डिब्बे खोले गए और एक मरतबा फिर चाय बनाना पड़ी। शमीना, शारक और डी कोस्टा कैबिन में आ गए। 9 लखा अरशे पर ही था। वो कासिम के साथ चिपका हुआ था और उससे लांच के बारे में मुख्तलिफ सवालात कर रहा था। कासिम मुस्कुरा मुस्कुरा कर उसके हर सवाल का जवाब दे रहा था। डी कोस्टा और शारक बैठे बातें करते रहे। समीना अपने बैंक पर लेट गई थी। कुछ ही देर बाद वो नींद की आगोश में पहुंच चुकी थी। समीना को दोपहर 2 बजे खाने के लिए जगाया गया। खाने के बाद वो फिर लेट गई और ऊँघने लगी। उस पर सुस्ती सवार थी। जिस्म टूटता हुआ महसूस हो रहा था और दिल चाहता था कि हाथ पैर ढीले छोड़कर यूं ही लेटी रहे। इसमें समीना का कसूर नहीं, सब समंदरी हवा का असर था। सूरज गुरूब होने से थोड़ी देर पहले समीना उठकर कैबिन से बाहर आ गई। मगरिबी उफक पर हल्के हल्के बादल थे। सूरज गुरूब होने की तैयारी कर रहा था। सूरज जैसे जैसे नीचे हो रहा था, फिजा में सुर्खी सी फैलती जा रही थी और फिर समीना को यूं महसूस हुआ जैसे समंदर पर खून बिखर गया हो। सूरज का सुर्ख थाल वक्त पर पानी की सतह से शायद चंद इंच ऊपर था।
हर तरफ सुर्खी फैली हुई नजर आ रही थी और फिर सुर्ख थाल आहिस्ता आहिस्ता पानी में उतरने लगा। शोरी निगाहों से ओझल हो चुका था, लेकिन समंदर की सतह और उफक पर गहरी सुर्खी अब भी मौजूद थी। समीना अब अपने आप में अजीब सी सनसनी सी कैफियत महसूस कर रही थी। उसने गुरूबी आफ्ताब का यह हसीन मंदिर जिंदगी में पहली बार देखा था। लांच बहुत हल्की रफ्तार से चल रही थी। समंदर और उफक पर फैली हुई सुर्खी बदतदरीज कम होती जा रही थी और फिर सुर्खी की जगह सुरमई गुबार में ले ली, जो आहिस्ता आहिस्ता तारीकी में बदलने लगा। समीना दोनों हाथ अर्शे की रीलिंग पर टिकाए खड़ी थी। उसके चारों तरफ तारीक समंदर था। उछलती हुई लहरों का शोर इस तारीकी में कुछ अजीब सा तासुर पैदा कर रहा था। दफतन समीना के ज़हन में एक ख्याल उभरा, अगर उनकी लांच को कोई हादसा पेश आए, लांच टुकड़े टुकड़े होकर बिखर जाए तो क्या होगा? समंदर की लहरों पर इनकी मौत कितनी अवियतनाक होगी और फिर वो मछलियों की खुराक बन जाएंगे। यह ख्याल आते ही समीना कांप उठी। उसके देह में टैटू का चेहरा उभर आया, जिसने गोली से बचने के लिए समंदर में छलांग लगा दी थी। कैसी अजियत ना कोई होगी, खुशकी मौत। समीना ये सब सोच ही रही थी कि अपने कंधे पर हाथ का दबाव महसूस करके उछल पड़ी। उसने मुड़कर देखा, वो शारिक था। क्या सोच रही हो? शारिक ने पूछा। सोच रही हूँ कि अगर हमारी लांच को कोई हादसा पेश आ जाए तो हमारा अंजाम क्या होगा? समीना ने कहा। समंदर को मुंह का जायका बदलने के लिए एक नई खुराक मिल जाएगी, और क्या? शारिक ने हंसते हुए जवाब दिया। शायद ऐसे ही हो। समीना ने जवाब दिया। उसके लहजे में उदासी थी। तुम कुछ उदास लग रही हो। शारिक ने उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा। तो क्या तुम्हारे ख्याल में मुझे क्या लगाने चाहिए? समीना ने उससे घूरा। फिर जिंदगी के रास्ते बदल गए हैं। उसके मुंह से बेइख्तियार गहरा सांस निकल गया। मैं कॉलेज की एक प्रोफेसर थी, बच्चों को जेवर तालीम से आरास्ता कर रही थी। उन्हें ये बताती कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। फिर खुद अच्छे बुरे में तमीज करना ही भूल गई और ऐसे रास्ते पर निकल आई हूँ जहाँ कदम कदम पर दिल्लत और रुसवाई है, और इसका जिम्मेदार मैं हूँ। शारिक ने कहा। मैं अपनी बर्बादी का इल्जाम किसी और को नहीं दूंगी। समीना ने कहा। वह कोई बच्ची नहीं थी, यह सूरत-ए-हाल का अंदाजा ना लगा सकती। हार्ट में जिस जगह पर खड़ी हूँ उसकी जिम्मेदार मैं खुद हूँ। मेरा ख्याल है तुम बहुत ज्यादा मायूस हो। शारिक ने कहा। मायूसी और उम्मीदें अब मेरे लिए बेमानी चीजें होकर रह गई हैं। समीना ने गहरा सांस लेते हुए कहा। अब तो मैं वो हूँ जो इस वक्त मैं हूँ, स्मगलर, कानून की मुजरिम, जिसका हर लम्हा खौफ में गुजर रहा है। पकड़े जाने का धड़का तलवार की तरह गर्दन पर लटका हुआ है। मुझे अफसोस है कि यह सब कुछ मेरी वजह से हुआ, शारिक ने कहा। लेकिन बार बार इज़हार करने का कोई फायदा तो है नहीं। जेन पर बोझ लादे रखने से बेहतर यही है कि इस पुरखतर राह को एक चैलेंज समझकर कबूल कर लो। इसे जिंदगी का एक एडवेंचर समझ लो। तुमने अंदाजा लगा लिया होगा कि कितनी सनसनी इस जिंदगी में है, कितना दिलचस्प है बिल्ली चूहे का खेल। हाँ, ये खेल तो है। उस रात से अब तक इस खेल में कितने सनसनी खेल मोड़ आ चुके हैं। शी कस्टम्स का सामना, टैटू और लंडे की गद्दारी। उस वक्त तो लगता था जैसे हमारी जिंदगी के आखिरी लम्हात आन पहुंचे, जैसे हम जिंदगी की बाजी हार चुके हैं। लेकिन फिर बाजी एकदम पलट गई। तुमने खूब ज़्यादा होने के बावजूद काम कर दिखाया। तुमसे तवक्को नहीं की जा सकती थी। हारी हुई बाजी जीतने में कितना लुत्फ है, इसका अंदाजा तुमने लगा ही लिया होगा। और फिर मैरीटाइम सिक्योरिटी वालों की आमद और इससे पहले लांच के कप्तान कासिम की ब्लैकमेलिंग, ये सब कुछ कितना अजीब सा लगता है। और फिर ये एक नया रूप, कितनी सनसनी है जिंदगी के इन हालात में। शारिक चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर बोला। जब मैं जेल से निकला और पुलिस और मुनशियात फरोशों ने मुझे तंग करना शुरू किया तो मैं ये सोचकर इस लाइन में आया था कि इन लोगों के अंदर रहते हुए इनका खात्मा करूंगा। शुरू में कुछ किया भी, लेकिन फिर मेरा नजरिया बदल गया। मैं गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस होता चला गया। मेरे हाथ खून में रंग गए और इसमें मेरे अपने इरादे को भी दखल था। मेरा दामन दागदार हो गया। मुझे इसका एहसास था। मैंने अपने आप को रोकने की कोशिश की, मगर मेरे कदम इस रास्ते पर उठते ही चले गए। अपने आप को बेगुनाह कहने का हक वो इसे छीन गया और मैं एक बाकायदा मुजरिम बन गया। कातिल, मुनशियात फरोश, मुतअद्दिद संगीन जराइम में पुलिस को मतलूब। वो एक बार फिर चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर बोला। तुम मेरी माँ और बहन से मिल चुकी हो। वो मेरी माँ और बहन नहीं, लेकिन मेरे लिए सब कुछ वही है। वो मेरी इन सरगर्मियों के बारे में कुछ भी नहीं जानती। वो समझती है कि मैं एक मुअद्दद शख्स हूँ और बाइज्जत कारोबार कर रहा हूँ, जिसके लिए मुझे अक्सर कई रोज तक घर से बाहर रहना पड़ता है। मैं भी यही समझता हूँ कि मेरे अंदर का आदमी अभी जिंदा है और मैं अपने अंदर के उस आदमी को मरने नहीं दूंगा। तुम जानती हो कि कोई भी शख्स पैदाइशी मुजरिम नहीं होता। उसके किरदार की तश्कील उसके इर्द गिर्द का माहौल करता है। मैं तुम्हारे सामने हूँ, 9 लका तुम्हारे सामने है। टैटू को भी तुम देख चुकी हो। वो कराची यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट था। क्या तुम समझती हो कि उसने अपनी खुशी से जराइम की दुनिया में कदम रखा होगा? नहीं समीना, ऐसा नहीं है। जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि इंसान का किरदार उसके इर्द गिर्द का माहौल तश्कील देता है। गलती किसी से भी हो सकती है, लेकिन हमारा माशरा कुछ अजीब सा है।
गलती करने वाले की इस्लाह करने की बजाय उससे नफरत करने लगता है और उसे मजीद गलतियां करने पर मजबूर करता है। और फिर वो शख्स गलतियां नहीं करता, जो भी करता है अपनी मर्जी से करता है और अपने आप को हक बजाने में समझता है। माशरे से उससे नफरत हो जाती है और वो इंतकाम देने पर तुल जाता है। डी कोस्टा तुम्हारे सामने है। ये मदाहिर शरीफ और बाइज्जत इंसान नजर आता है, लेकिन इसका असल रूप तुमने भी देख लिया है। ये ज्यों कर रहा है। अगर तुम इसका दिल टटोल कर देखो तो तुम्हें एक सनसनीखेज कहानी सुनने को मिलेगी। और तुम खुद भी हो। क्या तुम अपनी मर्जी से आई हो? नहीं समीना, अपनी मर्जी से कोई शख्स भी कीचड़ में पाँव नहीं रखता, और जब कोई इस तागूती चक्कर में फंस जाता है तो वो बाहर नहीं निकल सकता। लाखा पैर मारने के बावजूद उसे हालात से समझौता करना ही पड़ता है। मेरा ख्याल है कि तुम्हें भी अब हालात से समझौता कर ही लेना चाहिए। अगर ऐसा ना होता तो मैं तुम्हारे साथ यहाँ ना आती, समीना ने जवाब दिया। उसके जवाब में अब भी उदासी थी। शारिब ने गुफ्तगू का मौजू बदल दिया। वो समझ गया था कि जैसे जैसे बात आगे बढ़ेगी समीना की उदासी में इजाफा होता जाएगा, इसलिए उसने मौजू ही बदल दिया। दफदन समीना चौंक सी गई। सामने बहुत दूर तारीकी में कुछ रोशनियां झिलमिलाती हुई नजर आ रही थी। लगता था जैसे किसी बहुत बड़ी इमारत में चरागाह किया गया हो। क्या हम साहिल के करीब पहुंच रहे हैं? उसने शारिब की तरफ देखते हुए पूछा। साहिल नहीं तो, शारिब ने जवाब दिया, बल्कि हमारे और साहिल के दरमियान गुजरने वाले हर लम्हे के साथ मजीद इजाफा होता जा रहा है। लेकिन वो झिलमिलाती हुई रोशनियां, लगता है किसी इमारत पर चरागाह हो रहा है। समीना ने एक तरफ इशारा किया। ओह वो, शारिक मुस्कुराते हुए बोला, ओ साहिल पर कोई इमारत नहीं, बहरी जहाज है, और शायद मुसाफिर बरदार जहाज है। ओह, समीना के मुंह से बेइख्तियार निकला। वो बड़ी दिलचस्प नजरों से उन रोशनियों की तरफ देखती रही जो लम्हा बलम्हा वादे होती जा रही थी। समंदर की लहरों पर हिलकोले लेती और झिलमिलाती हुई ये रोशनियां बड़ी पुरअसरार लग रही थी। लाज खासे फासले से निकल गई। उनकी लाज की रफ्तार ज्यादा तेज नहीं थी। समीना दोनों हाथ रीलिंग पर टिकाए उस वक्त तक उन झिलमिलाती रोशनियों की तरफ देखती रही जब तक वो नजर आती रही। फिर यकायक उसे एहसास हुआ कि वो अकेली खड़ी है। उसने गर्दन घुमाकर देखा, शारिक वहां नहीं था। समीना को पता भी नहीं चला था कि वो कब वहां से चला गया था। उसका मुंह से बेख्तियार गहरा सांस निकल गया और वो एक बार फिर मुड़कर तारीक समंदर की तरफ देखने लगी। उसकी चारों तरफ गहरी तारीकी थी। उसे वक्त का अंदाजा भी नहीं था। समीना बीबी, अपने अकम में नौलखा की आवाज सुनकर वो चौंक गई। खाना तैयार हो गया है और सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। समीना गहरा सांस लेती हुई कैबिन की तरफ मुड़ गई। नौलखा उसे 2 कदम आगे था। क्या वो कैबिन में दाखिल हुई तो नबी बख्श मेज पर खाना लगा चुका था। शारिक और डी कोस्टा मेज के गिर्द कुर्सियों पर बैठे हुए थे। उनके साथ कासिम भी था। समीना और नौलखा भी कुर्सियों पर बैठ गए और उन्होंने खाना शुरू कर दिया। कम पहुंचेंगे हम उस चट्टान के पास? समीना ने शारिक की तरफ देखते हुए पूछा। अगर हम लॉन्च को इसी रफ्तार से चलाते जिस रफ्तार से रवाना हुए थे तो बहुत पहले मंजिल पर पहुंच चुके होते, लेकिन हमने लॉन्च की रफ्तार बहुत कम रखी। इस रफ्तार से हम सुबह 4 बजे के लगभग ही वहां पहुंच सकेंगे। तो क्या हम आज रात भर भी सफर करेंगे? समीना ने कहा। उसकी आंखों में वहशत सी उभर आई। लगता है तुमने पहले कभी समंदर में सफर नहीं किया, कासिम ने कहा। नहीं, ये पहला इत्तफाक है, समीना ने जवाब दिया। खाने के बाद समीना और शारिक वगैरह फिर अर्शे पर आ गए। वो कुछ देर तक रेलिंग के सहारे खड़े तारीक समंदर में घूरते रहे, फिर अर्शे पर बैठ गए। यहाँ कोई कुर्सी वगैरह नहीं थी, वो फर्श पर ही बैठे थे। कासिम ने एक बार फिर व्हील कैबिन में चला गया और उसके दोनों आदमी उमर और नबी बख्श मुख्तलिफ कामों में मसरूफ हो गए। शारिक, समीना और नौलखा की जिंदगी में बैरी सफर का ये पहला इत्तफाक था। शुरू में तो वो खासे परेशान थे, लेकिन अब किसी हद तक आदी हो गए थे। दी कोस्टा अलबत्ता 23 मरतबा समंदरी सफर कर चुका था। वो हाजी अब्दुल्ला के गिरोह का आदमी था और मुख्तलिफ औकात में बैरी जहाजों और लांचों के जरिए मुख्तलिफ ममालिक जा चुका था। वो इन तीनों को अपनी बीती हुई मुहिम्मात की दास्तानें सुना रहा था और वो तीनों बड़ी दिलचस्पी से ये सब सुन रहे थे। बातें करते करते डी कोस्टा ने सिगरेट का पैकेट निकालने के लिए जेब में हाथ डाला, लेकिन पैकेट जेब में नहीं था। बस सिगरेट का पैकेट शायद कैबिन में भूल आया। वो अपनी जगह से उठते हुए बोला, सिगरेट ले आऊं तो दास्तान का बाकी हिस्सा सुनाता हूँ। वो कैबिन में आ गया। अंदर दाखिल होकर उसने बत्ती जलाई और अपने बैंक पर रखा हुआ सिगरेट का पैकेट और माचिस उठाकर बाहर आ गया। वर्षे की तरफ वापस जाना ही चाहता था कि कैबिन की दूसरी तरफ सरगोशियों की आवाज सुनकर चौंक गया। उसने इधर उधर देखा मगर तारीकी में कोई नजर नहीं आया। सरगोशियां बदस्तूर सुनाई दे रही थी। डी कोस्टा को आवाज शिनाख्त करने में कोई दुश्वारी पेश नहीं आई। वो उमर और नबी बख्श थे जो बलोची जबान में बातें कर रहे थे। डी कोस्टा थोड़ी बहुत बलोची समझता था और दोनों की सरगोशियाना गुफ्तगू में समीना का नाम सुनकर वो चौंके बगैर ना रह सका। उसे कुछ शुबा सा हुआ। वो इधर उधर देखने लगा। कैबिन की दूसरी तरफ रस्सों का ढेर लगा हुआ था। वो किसी चौपाए की तरह हाथों और घुटनों पर चलता हुआ रस्सों के उस ढेर के करीब आ गया।
उमर और नबी बख्श रस्सों के उस देर के दूसरी तरफ बैठे सरगोशियों में बातें कर रहे थे। दी कोस्टा ने रस्सों के अंबार की आड़ से झांक कर देखा। तारीकी में उन दोनों की चेहरे नजर नहीं आ रहे थे, वो दोनों बीड़ियां पी रहे थे। दी कोस्टा फिदा में बीड़ी के पत्ते की बू महसूस कर रहा था। वो रीनता वो कुछ और आगे बढ़ गया। अब वो उनकी बातें साफ तौर पर सुन रहा था। अरे कासम, उस्ताद ने बोला है कि आधी रात इन तीनों को मार कर समंदर में फेंक देगा और लाज को वापस ले जाएगा। ये नबी बख्श की हवाल सी वो मजीद कह रहा था। और सुना है तुमने, उस्ताद कासम बोलता है कि लोहे के इस डब्बे में 500 किलो हीरोइन है, करोड़ों रुपए का माल है। उस्ताद कासम ये हीरोइन बेच देगा तो अपने तो वारे न्यारे हो जाएंगे। उस्ताद कासम हम दोनों को भी हिस्सा देगा। जानता है मैं अपने पैसे का क्या करूंगा? क्या करोगे? उमर ने पूछा। अरे हम भी 1 लाख खरीदेगा, फिर तो सारी जिंदगी आराम से गुजर जाएगी, नबी बख्श ने जवाब दिया। अरे तुम बोला उन तीनों को मारकर समंदर में फेंक देगा, मगर वो तो 4 हैं। उन चोकरी को भूल गए क्या? उमर ने कहा। चोकरी को उस्ताद कासिम अपना पास रखेगा, उसे अपनी घर वाली बनाएगा। एक बात है उमर। नबी बख्श चंद नमों को खामोश हुआ, फिर बोला, वो चोकरी जोरदार चीज है। मैं उस्ताद कासिम को बोलूंगा कि वो हमको दे दे। उसका तो अपनी घर वाली भी है ना, वो चोकरी हमको मिल जाएगा तो हमारा घर भी आबाद हो जाएगा। अड़ी शक्ल देखे अपना, उमर ने कहा। वो चोकरी तो तुम पर थूकेगा भी नहीं। कोई और बात सोचो नबी बख्श, वो चोकरी तुमको नहीं मिलेगा। लेकिन एक बात अपना समझ में नहीं आया, वो लोग तो जा रहे और हम थी, वो लोगों को कैसा मार कर फेंकेगा? तुम भूल गए उस बदमाश का पिस्तौल तो उस्ताद कासिम के पास है, जिसे मार कर समंदर में फेंक दिया था। नबी बख्श ने जवाब दिया। उस्ताद कासिम का प्रोग्राम है कि रात को जब ये लोग सो जाएगा तो हम सबको एक एक गोली मारकर लाशें समंदर में फेंक देगा। सुबह होने से पहले मछलियां इनका गोश्त खा जाएंगी। अगर उनके पास भी मस्तौल हुआ तो? उमर के लहजे में तशवीश थी। अरे यही तो मजे की बात है, नबी बख्श ने कहा। उनके पास पिस्तौल मस्तौल नहीं, इसलिए तो उस्ताद कासिम ने यह प्रोग्राम बनाया है। किस वक्त? उमर ने पूछा। रात को 1 से 3 बजे के दरमियान, जब भी मौका मिला, नबी बख्श ने जवाब दिया। मगर वो मोटा तो रात को भी सोता ही नहीं। क्या नाम बोलता है उसका? हाँ याद आ गया, 9 लक्का। उसका क्या करेगा? उमर ने कहा। उसको भी देख लेंगे यार, तुम फिक्र मत करो, नबी बख्श बोला। इससे पहले कि उमर कुछ कहता, व्हील गैबर की तरफ से कासिम की आवाज सुनाई दी। वो नबी बख्श को आवाजें दे रहा था। चले उठो, उस्ताद बुला रहा है, नबी बख्श ने कहा। वो दोनों उठ गए। उनमें से एक ने सुलगती हुई बीड़ी समंदर की तरफ उछाल दी और वो दोनों व्हील कैबिन की तरफ चले गए। भी कोस्टा रस्सों के ढेर के पीछे दुबका हुआ था। उसके दिमाग में आंधियां सी चल रही थी। वो सोच भी नहीं सकता था कि कासिम इस किस्म का कोई मंसूबा बना सकता है। वो जोर जोर से सर झटकने लगा। फिर उसे याद आ गया कि वो कासिम ही था जिसने मैरीटाइम सिक्योरिटी की लाश देखकर शायरों को ब्लैकमेल किया था और राजदारी के इवज 5 लाख रुपए का मुतालबा किया था, जबकि मामला 1 लाख पर तय हो गया था। कासिम बहुत गाग आदमी था। उसे शुरू ही से इन पर शुबा था और मौका मिलते ही उसने फायदा उठाया था। लेकिन अब फिर उसकी नीयत बदल गई थी। फिर उसने 1 लाख पर मामला तय किया, लेकिन अब वो पूरे माल पर कब्जा करने की सोच रहा था और इसके लिए उसने बहुत ही खौफनाक मंसूबा बना रखा था। जब वो लोग रवानगी की तैयारी कर रहे थे तो डी कोस्टा ने शाहरुख को मशवरा दिया कि वो किसी किस्म का असला भी अपने साथ ले चले। लेकिन शाहरुख ने सख्ती से इस तजवीज की मुखालफत की, क्योंकि लांच पर उनकी हैसियत साइंसदानों की ओर थी और इसलिए की मौजूदगी किसी किस्म के शुबे का बायस बन सकती थी। जब पतन डी कोस्टा को याद आ गया कि टैटू वाले पिस्तौल पर शाहरुख ने कब्जा कर लिया था और कासिम को शायद इसका इल्म नहीं था। वो यकीनन ये समझा होगा कि पिस्तौल सिर्फ मांडे के पास था, जिसे उसने खुद छीन कर मांडे को गोली मार दी थी। पिस्तौल कासिम के कब्जे में था और उसे ये यकीनन इल्म नहीं था कि उनके पास भी पिस्तौल है। डी कोस्टा उस वक्त तक रस्सों के ढेर के पीछे दुबका रहा जब तक उमर और नबी बख्श व्हील कैबिन की तरफ जाकर निगाहों से ओझल ना हो गए। उनके गायब होते ही वो अपनी जगह से उठा और तेज तेज कदमों से उस तरफ चलने लगा जहां शारक वगैरह बैठे हुए थे। वो मोहताज निगाहों से इधर उधर भी देख रहा था। मैं तो समझा था कि तुम कैबिन में जाकर सो गए, कहाँ रह गए थे? शारक ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा। वो पिस्तौल कहाँ है जो तुमने टैटू से छीना? डी कोस्टा ने शारक की तरफ झुकते हुए सरगोशियाना लहजे में कहा। क्यों, खुदपेशी करने का इरादा है क्या? शारक ने उसे घूरा। इस वक्त हम बहुत संगीन किस्म की सूरत-ए-हाल से दो चार हैं। डी कोस्टा का लहजा सरगोशियाना था। क्या हुआ? क्या क़यामत आने वाली है? शारिक ने मुस्कुराते हुए पूछा। यही समझ लो, डी कोस्टा ने कहा और इधर उधर देखते हुए बोला। कासिम और उसके साथियों ने आज रात हमें कत्ल करके समंदर में फेंक देने का मंसूबा बनाया है। कासिम हमें खत्म करके सिवन पर कब्जा करना चाहता है, जिसके लिए हम ये सारी मुसीबतें झेल रहे हैं। इसलिए मैंने तुमसे इस पिस्तौल का पूछा। ओह, शारिक उछल पड़ा। पिस्तौल मेरे पास है, लेकिन तुम्हें सब कुछ कैसे पता चला? मैं कैबिन से सिगरेट का पैकेट लेकर निकला ही था कि कैबिन के पिछली तरफ से उमर और नबी बख्श की बातों की आवाज सुनकर चौंक गया। वो बलोची में बातें कर रहे थे और मैं ये ज़बान थोड़ी बहुत समझता हूँ।
तो ये थी आज की स्टोरी। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताएं और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दे, साथ ही बेल आइकन भी दबा दे। अगला एपिसोड जल्द आएगा।